हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ दानिश जफर। आप मेरे साथ हैं शौर्या 2.0 में और हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस पार्ट 2। गाइस, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो एक्चुअली कल आसिम सर ने मेरी जगह लेक्चर लिया था और आज उनकी जगह मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड लेक्चर। और ये क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ये लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा लेंथ में। तो रिकॉर्डेड लेक्चर के भी अपने फ़ायदे होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसकी लेंथ बहुत कम होती है। और क्योंकि पोल्स वगैरह में जितना टाइम हम देते हैं वो सब बच जाता है। उसके अलावा जब मैं आपसे पूछता हूँ समझ आ गया है तो बता दीजिए, थम्स अप दे दीजिए, PW, ये सब का भी टाइम बच जाता है। तो इंटरेक्शन वाला जो टाइम है वो बच जाता है। तो इंटरेक्शन वाला टाइम बच जाता है, इसलिए ये क्लास इतनी लंबी नहीं चलती जितनी लंबी आपकी बेसिकली लाइव क्लास चलती है। ठीक है, तो आप इसे आराम से जल्दी से देख सकते हैं। इसके बचे हुए टाइम में आप DPP ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो नाउन्स हमने पढ़ा था, नाउन्स पार्ट 2। प्रोनाउंस पार्ट 1 हमने पढ़ा था, एक बार उसका भी क्विक रिवीजन करेंगे। और फिर आज हम प्रोनाउंस पार्ट 2 करेंगे। तो क्या क्या करेंगे आज हम? सबसे पहले तो लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, फिर न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उन न्यू कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस देखेंगे, और हर दिन की तरह आज भी वोकैबलरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो भाई बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रिवीजन की। तो मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? ये ऑब्वियसली नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, नाउन के जैसे ही होते हैं। बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, तो हमने क्या किया था, इनको कैटेगराइज कर लिया था। किस बेसिस पे? हमारे पास था नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस जिसे आप कहते हैं सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद हमारे पास थे पजेसिव केसेस, जिसमें हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों थे। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक थे। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने बताया था, वेन एवर अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट शुड ऑलवेज बी इन इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म। आई रिपीट, जब भी किसी सर्वनाम का इस्तेमाल उसके जब भी किसी सर्वनाम का इस्तेमाल कर्ता के रूप में होगा तो वो हमेशा अपने कार्तिक रूप में या सब्जेक्टिव रूप में आएगा। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, तो हिंदी में भी बता दिया मैंने, कोशिश करी, हिंदी बहुत अच्छी नहीं है मेरी पर फिर भी कोशिश करी मैंने तुम्हें। पर इंग्लिश में याद रखो कि भाई सब्जेक्ट जब भी सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। फिर मैंने आपको बताया जब पोजेशन बताएगा प्रोनाउन तो पजेसिव केस होगा। या तो पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है जब उसके साथ नाउन आएगा, और अगर नाउन नहीं आएगा तो पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, पूरी लिस्ट मैंने आपको दी थी, अगर आपको याद हो, आप नोट्स मेरे साथ देखते चल रहे हो तो ये फटाफट आपको रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव के बारे में मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होते हैं। बहुत सारी जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके बाद हम इनका इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। तो कौन कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब? बहुत सारी ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको लिखवाई थी, जैसे एक्वेट, जैसे रिकंसाइल, जैसे आपका एडजस्ट, जैसे एग्जर्ट, जैसे अप्लाई, जैसे एंजॉय, प्राइड, ये सब मैंने आपको लिखवाई थी कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं होगा, जब सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। दैट्स इट। इसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं उनका काम सिर्फ एम्फेसाइजेशन करना होता है, सिर्फ जोर देना होता है। ठीक है, जब भी वो किसी चीज को जोर दे के कह रहे होते हैं तो माई सेल्फ, हिम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई माई सेल्फ विल डू दिस, मैं ये भी कह सकता था आई विल डू दिस, बट आई माई सेल्फ का क्या मतलब है? मैं एम्फेसाइज करके कह रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे। मुझे उम्मीद है कि वहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे रूल मैंने आपको बताए थे, जैसे ईच, एवरीवन, समवन, एवरीबडी। मतलब जितने भी ईच वाले हैं, जितने भी बडी वाले हैं, जितने भी वन वाले हैं, उन सब के साथ आप हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है, और जब प्रोनाउन आता है तो सिंगुलर प्रोनाउन ही आता है। ठीक है, मतलब हेज आता है, देयर नहीं आएगा, हेज आएगा। ये वाली चीज मैंने आपको रिवीजन में समझाई थी। क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा।
अब आगे की बात करते हैं कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई आज आप पहले पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव, अब यार क्या कह दिया, रिलेटिव प्रोनाउंस। ये मतलब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, ये रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार की तरह काम करते हैं, रिलेटिव होते हैं, सेंटेंस के अक्सर बीच में आते हैं, है ना, और आगे की चीज़ों को बदल देते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके पास हु, हुम, हुस। लिस्ट में भी मैंने आपको लिखवाए थे, हुम, हुस। इसे मैंने नॉमिनेटिव ये सब्जेक्टिव में लिखवाया था। लिस्ट में देखेंगे ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखेगा, लिस्ट में देखेंगे ये आपको पजेसिव में देखेगा। ये तीनों के तीनों सिर्फ यूज होते हैं किसके लिए, पर्सन्स के लिए यूज होते हैं हमेशा। ये तीनों हमेशा पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं दैट और विच। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं, थिंग या फिर एनिमल्स के सेंस में ये तीनों यूज होते हैं। इतनी बात आप याद रखें, ठीक है। अब इन पे थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा शी इज द गर्ल हु या whom we have selected. You are the man who या whom they like the most. I am the student who helps others. These are the workers who or whom ऑनेस्टली। अब इन सेंटेंसेस को देखिए और अपने हिसाब से, अभी मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ ना, 1 मिनट के लिए आप चाहें तो इसको पॉज भी कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, कहीं जा नहीं रहा मैं आज, तो आप अपने हिसाब से मुझे स्टॉप कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो इसमें है क्या कि आपको ढूंढना है कि हु आएगा या हुम आएगा, अपने हिसाब से ढूंढिए। उसके बाद मैं इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या वजह है हु या हुम आने की ना। ऑल द बेस्ट। 10 सेकंड का समय आप पॉज कर लीजिए, चाहे 1 मिनट ले लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। अब देखिए हुआ क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हु कौन होता है, सब्जेक्टिव होता है, ये बात आपको याद रखना है।
और whom कौन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है इन दोनों को समझने के लिए। अब इसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। एक है ये वाला पोर्शन जो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। शायद ये पेन नहीं दिख रहा तुम्हें, ये वाला ले लेते हैं। हाँ जी, तो ये कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये कहलाता है एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वज, पहले आने वाला। किससे पहले आने वाला, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला, ठीक है। तो ये एंटीसीडेंट है और ये रिलेटिव प्रोनाउन। और बच्चा ये है वर्ब, ठीक है। तो तुम्हें देखना क्या है, सारा पेज क्या है, सारा खेल क्या है, सारा खेल ये है इफ if if the antecedent has a verb to follow, use who, सब्जेक्टिव केस। समझे भाई, कहने का मतलब है हु का इस्तेमाल कब करोगे, जब सब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्टिव केस किसके लिए होगा, एंटीसीडेंट के लिए। अगर इस एंटीसीडेंट के लिए वर्ब है, अगर इस एंटीसीडेंट के लिए कोई वर्ब है तो आप हु का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हुम का करेंगे। अब अगर आगे जाके देखेंगे, आप आगे देखेंगे, आगे पीछे नहीं देखेंगे। इस वाली वर्ब को मत देखिए, ये शी के लिए है। मैं कह रहा हूं द गर्ल के लिए, द मैन के लिए, द स्टूडेंट के लिए, द वर्कर्स के लिए, ये सारे के सारे कौन है, एंटीसीडेंट्स हैं। अगर इनके लिए आगे कोई वर्ब है तो हु आ जाएगा। समझे, एंटीसीडेंट के लिए वर्ब है तो क्या मतलब है, सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि वर्ब सब्जेक्टिव केस में ही आती है। और अगर इनके लिए कोई वर्ब नहीं है तो हुम आ जाएगा। आइए जरा देखते हैं। दिस इज द गर्ल हु या हुम वी हैव सेलेक्टेड, हमने सेलेक्ट की है। तो हैव सेलेक्टेड किसके लिए आया, अरे दोनों वर्ब्स किसके लिए आई है, वी के लिए आई है। वी हैव सेलेक्टेड, इसका मतलब गर्ल के लिए कोई वर्ब नहीं है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हुम का इस्तेमाल करेंगे। हुम, बी इज द करेक्ट आंसर। समझे, अगला देखिए। यू आर द मैन हु और हुम दे लाइक द मोस्ट, तुम हो वो आदमी, ठीक है। अब उस इस आदमी के लिए कोई वर्ब है क्या, आगे आगे एक वर्ब है हमारे पास लाइक ना। तो ये लाइक किसके लिए आया है, दे के लिए आया है, और कोई तो वर्ब है नहीं, मोस्ट तो वर्ब है नहीं। सो यू आर द मैन हु या हुम दे लाइक द मोस्ट ना, तो द मोस्ट तो है नहीं, आर्टिकल लगा हुआ है इसके साथ, वर्ब से पहले थोड़ी आर्टिकल आता है। तो ये तो लाइक तो इसके लिए आया है, मैन के लिए कोई वर्ब नहीं है, तो क्या आएगा, हुम आएगा। अगर वर्ब होती तो हु आता। तो क्या कह रहा है, यू आर द मैन, तुम हो वो आदमी जिसे वो पसंद करते हैं, तो जिसे वाला सेंस देगा। शी इज द गर्ल, वो है वो लड़की, whom we have selected, जिसे हमने सेलेक्ट किया, तो जिसे वाला सेंस है, ठीक है। तो जिसे वाले सेंस से समझ में आ रहा है तो भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें ये देखिए कि सब्जेक्ट है या नहीं। आपने देखा दोनों केसेस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपने ऑब्जेक्टिव केस whom लगा दिया। अब आकर आप आगे बढ़े, आई एम द स्टूडेंट, मैं हूं वो स्टूडेंट, हु या whom हेल्प्स अदर्स। अब आपने देखा ये हेल्प्स किसके लिए आया है, इससे पहले तो कुछ है नहीं। कौन हेल्प कर रहा है, अरे कौन हेल्प कर रहा है, स्टूडेंट हेल्प कर रहा है। अब इस केस में एंटीसीडेंट के साथ वर्ब है, और क्या बताया चला तुम्हें, क्या बताया था तुम्हें कि इफ द एंटीसीडेंट हैज अ वर्ब, अगर एंटीसीडेंट के पास एक वर्ब है, ठीक है, एंटीसीडेंट हैज अ वर्ब टू फॉलो, यूज हु, तो आप हु का इस्तेमाल करेंगे, और आप इसलिए यहाँ पे हु का इस्तेमाल करें। समझ आई बात, अगला देखिए। दीज आर दी वर्कर्स, ये है वो वर्कर्स। तो भाई किन किन की बात हो रही है, वर्कर्स की, है ना। हु या होम वर्क ऑनेस्टली,
जो ईमानदारी से काम करते हैं। तो कौन काम करते हैं? ये वर्क किसके लिए आया? वर्कर्स के लिए तो आया, और तो कुछ था नहीं पहले। और क्योंकि ये वर्कर्स के लिए आया, इसलिए आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हु का इस्तेमाल करें। तो जब भी एंटीसीडेंट के लिए वर्ब होगी, आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हु का, नहीं तो हुम का। बाकी हुम, हुज वाले आगे बढ़ाता हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा और बताइए, अब सोच के देखिएगा किसमें क्या आएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए कि यहाँ पे हुम आएगा या हु आएगा, और मैं क्वेश्चन लिखे जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखिए आपके कितने सही रहते हैं। 3 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, आप इसमें सोच लीजिए हु आएगा या हुम आएगा। 10 सेकंड बाद मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, कह रहा है रमन इज द सिंगर। अब आपको बस ये देखना है इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए कि क्या सिंगर के लिए कोई वर्ब है, क्या मर्चेंट के लिए कोई वर्ब है, क्या बॉय के लिए कोई वर्ब है। अगर है तो हु, नहीं तो हुम। बिल्कुल ऐसा ही हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे गर्ल के लिए वर्ब थी, नहीं थी, तो हुम आया। यहाँ पे मैन के लिए वर्ब थी, नहीं थी, तो हुम आया। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए वर्ब थी हेल्प्स, इसलिए हु आया। क्या यहाँ पे वर्कर्स के लिए वर्ब थी वर्क, और इसलिए हु आया। आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले देख लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड और बड़े वाले हैं, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो रमन इज द सिंगर, रमन है वो सिंगर, हु या हुम एवरीवन सेज विल विन। अब ये जो सिंगर है इसके लिए कोई वर्ब है, एक वर्ब तो ये है, एक ये है, एक ये है। आइए जरा देखते हैं कौन कौन किस किस की है। तो एवरीवन सेज, ये तो एवरीवन के लिए आया, हर कोई कहता है। विल विन, जीत जाएगा। द सिंगर विल विन दी कॉन्टेस्ट, द सिंगर विल विन दी कॉन्टेस्ट। तो सिंगर के लिए वर्ब है। ये विल विन एवरीवन के लिए नहीं है, हर कोई नहीं जीतेगा। कह रहा है कि रमन वो सिंगर है जिसके लिए हर एक कहता है कि कॉन्टेस्ट जीत जाएगा। तो हर एक सिर्फ कहता है, लेकिन कॉन्टेस्ट जीतने की बात ये किसके लिए? ये सिंगर के लिए। इसके लिए वर्ब है, और इसलिए आप हु का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ये गलत हुआ हो, पर आपने सीखा।
ठीक है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। आपने सीखा। ऐसे ही आप अगला देखेंगे क्या कह रहा है, माही इज द मर्चेंट, माही है वो मर्चेंट, वो व्यापारी माही है। हु या whom people think, लोग सोचते हैं, sells the most authentic goods, के वो सबसे ज्यादा जेन्युइन, सबसे ज्यादा सही गुड्स सामान बेचता है। तो ये सेल्स किसके लिए आया, मर्चेंट बेचता है। लोग नहीं बेचते हैं, लोग तो थिंक करते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि जो मर्चेंट है वो सबसे बढ़िया सामान बेचता है, सबसे ऑथेंटिक। तो यहाँ पे भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हु। ठीक है, तो हु का इस्तेमाल कब करेंगे, जब वर्ब होगी एंटीसीडेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, हामिद इज द बॉय, हामिद है वो लड़का। अब हु या हुम वी वांट टू स्कोर, जिसे हम चाहते हैं कि स्कोर करे गुड मार्क्स इंग्लिश में, तो जिसको हम चाहते हैं, तो ये हो जाएगा भैया हु। ठीक है, सॉरी, वैसे ही समझाता हूँ। तो हु है, हुम है। वी वांट किसके लिए आया, वी के लिए, टू स्कोर। तो वांट का ही आगे की बात है, टू स्कोर, स्कोर भी वर्ब है, पर वो वांट के लिए आया है, इन्फिनेटिव लगा है, दो वर्ब साथ में लगी हैं, बट इसके लिए, बॉय के लिए नहीं है। बॉय के लिए कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो ये सीधा सीधा वर्ब इसके लिए था, यहाँ पे सीधा सीधा मॉडल और ये इसके लिए था। तो ये वांट के साथ आया है। वी वांट क्या, ये ऑब्जेक्ट है इस वाली वर्ब का। वी वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, हम चाहते हैं कि वो स्कोर करे गुड मार्क्स, तो इसके लिए कोई वर्ब नहीं है, इसलिए आप हुम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया अभी, मैंने आपको एंटीसीडेंट वाले केसेस भी बता दिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़ा दिए, और रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा दिए। और क्या बचा आपका, बाकी क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अ, अ, एक चीज़ और पढ़ानी थी, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, आपको याद होगा कल मैंने आपको लिस्ट दी थी एक, जिसमें मतलब लास्ट क्लास में आपको एक लिस्ट दी थी, जिसमें मैंने आपको ऐसे वर्ड्स बताए थे जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जरा जरा इसे गौर से देखिए और बताइए क्या कोई गलती है इसमें। 2 सेंटेंसेस हैं, 10 सेकंड का टाइम है, देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें कोई गलती है या नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, ही हिड हिमसेल्फ, उसने खुद को छुपा लिया, पेड़ के पीछे छुप गया, खुद को छुपा लिया। अगर वो कहता भाई उसने फोन छुपा दिया, उसने कुर्सी छुपा दी, उसने पेन छुपा दिया, ज्वेलरी छुपा दी, पैसा छुपा दिया, तो ये तो ठीक है, पर मैंने खुद को छुपा लिया, खुद को मैं छुपाऊंगा नहीं, खुद छुपूंगा। इसलिए देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन कौन सी है, उनमें से एक हाइड भी है ना। तो क्या बता रहा हूं, देयर आर वर्ब्स with which reflexive pronouns are not used, है ना। कौन कौन सी वर्ब्स हैं वो, बेथ, मतलब बाथ जो होता है ना, उसी के लिए वर्ब होती है, उसे हम बेथ कहते हैं। बेथ, हाइड, कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई,
रेस्ट। हाँ जी। ठीक है, मूव। तो ये सारी तो ये सारी की सारी वर्ब्स कैसी हैं? इन सारी की सारी वर्ब्स के साथ आपको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आपने कहा ही हिड हिमसेल्फ, तो उसने खुद को छुपा लिया, ये गलत है। ही हिड, वो छुप गया कहाँ? बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। अगला सेंटेंस क्या है? शी बेथ हर सेल्फ, इसका मतलब क्या? उसने खुद को नहलाया। अबे, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बाकी दिन पूरी दुनिया को नहलाती है, आज तो सोचा चलो खुद नहा लेती हूँ। तो ये अजीब लगता है और इसलिए ये गलत होता है। तो ये क्या हो जाएगा? शी बेथ, वो नहाई बिफोर द इवेंट, इवेंट से पहले वो नहाई। तो आप हर सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, याद रखिए। तो ये कौन कौन सी वर्ब है? बेथ, हाइट, कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, रेस्ट, मूव। इन सब के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज आपको ये वाला पोर्शन पढ़ाया, एक पोर्शन ये वाला पढ़ाया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन भी हो गए तुम्हारे। हाँ, एक बार ये वाला रूल और बता देता हूँ दोबारा से। ये जितने भी है ना, एवरीवन, समवन, समबडी, ऐसे याद रखो। जितने भी वन वाले हैं, बडी वाले हैं, ईच वाले हैं, एवरी वाले हैं, इन सब के साथ आप यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। ये चीज आपको याद रखनी। ये देखो भाई कैसे है। जैसे एवरीवन हैज टू पे हिज ड्यूज, तो यहां पे आप हिज कहेंगे। एग्जाम में ये देयर लिख के आता है, बस इस चीज का ध्यान रखिए, बस इतनी सी बात है। जैसे somebody has left their keys, तो ये देयर नहीं होगा, somebody has left his keys। बस इतनी सी बात है। एक सेंटेंस, वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, ये भी याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन फंसता है। तो वन मस्ट रिस्पेक्ट वन डिसीजन, ये नहीं होगा भैया। वन का जो पजेसिव केस होता है, ये कौन सा केस है? पजेसिव। लिस्ट में देखोगे पजेसिव दिखेगा। तो वन का जो पजेसिव केस होता है वो वंस होता है। वन का जो पजेसिव केस होता है वो वंस होता है, हिज नहीं होता है। अगर मैं ही लिखता अगर मैं ही लिखता तो आप हिज लिखते। ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। अगर मैं दे लिखता, दे मस्ट रिस्पेक्ट, तो हम कहते देयर रिलीजन। ठीक है, तो ये वाली चीज भी एक आप याद कर लीजिए। अब वापस आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। इसमें हमने क्या क्या बता दिया आपको? इसमें हमने आपको हु बता दिया, हु बता दिया भैया, हुम बता दिया। हुज देख लो। हुज का केस क्या है? हुज बताता है पजेसिव। हुज क्या बताता है? पजेसिव। जैसे मैंने कहा, शी इज द गर्ल हुज बाइसिकल वॉस स्टोलन। क्या कहा भाई? ये है वो लड़की जिसकी साइकिल चुरा गई थी। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपने कहा, आई एम द मैन whose
हाउस वॉज सोल्ड, मैं हूं वो आदमी जिसका मकान बिका था या बेचा गया था। तो जिसका, तो दोनों बार ये पोजेशन दिखा रहा है, बाइसिकल का पोजेशन और यहाँ पे हाउस का पोजेशन। लेकिन अगर बेजान चीजें होती तो आप बेजान चीज के लिए क्या इस्तेमाल करते, आप दैट या फिर विच का इस्तेमाल करते हैं जानवर के लिए और बेजान चीजों के लिए। तो विच का इस्तेमाल आप दैट और विच में, अब आप सोच रहे होगे सर कब दैट इस्तेमाल करूं कब विच, तो विच का इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा दिस इज द कार विच या दैट आई वॉन्ट टू बाय। तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे, दैट। क्या कुछ पता चल रहा है कार के बारे में, कुछ भी पता चल रहा है, कौन सी ब्रांड की कार है, कार का कोई भी फीचर कुछ नहीं पता चल रहा, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, बस बता रहा है यार ये है वो कार जो मैं लेना चाह रहा था। तो उस वाले सेंस में आप दैट का इस्तेमाल कर देंगे, दिस इज द कार दैट आई वांट टू बाय, दैट का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर मैं कहता दिस इज द कार विच या दैट हैज power brakes and 2 airbags। अब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कार के बारे में, तो दिस इज द कार विच, ना कि दैट। दिस इज द कार विच हैज पावर ब्रेक्स एंड 2 एयर बैग्स। तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन कार के बारे में दी जा रही है। तो बस यही डिफरेंस है, इसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पहले आके सारा रिवीजन करा, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, हु पढ़ा, हुम पढ़ा, हुज पढ़ा बहुत गहराई से ना। फिर उसके बाद हमने दैट और विच भी देखा। दैट, हुज, दैट और विच तो हमने अभी देखा है। हु और हुम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसे बहुत गहराई से पढ़ा। फिर हमने कुछ ऐसी वर्ब्स जानी जिनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, कभी नहीं होता है ना, और उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। फिर हमने जानी कुछ ऐसी वर्ब्स, कुछ ऐसे प्रोनाउंस जिनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा, उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सारा पढ़ने वाला पोर्शन। बाकी हम सब सीखेंगे किससे, आज के क्वेश्चन से। तो आज पोलिंग तो होगी नहीं क्योंकि लाइव नहीं है ये क्लास। तो आपके सामने क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, और जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उसी दौरान सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करके क्वेश्चन को जब आप खोलेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन देता हुआ मिलूंगा। ठीक है, इसलिए मैं 5 या 10 सेकंड के लिए सिर्फ वीडियो को पॉज करूंगा, इतनी देर, सॉरी, मैं सिर्फ आपको 5 या 10 सेकंड ही दूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूंगा। तो आप सिर्फ वीडियो को पॉज करें, इतना टाइम आपको मिलेगा, 5 से 10 सेकंड, उसके बाद मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पॉज कर दीजिए, पॉज करके आराम से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करने के बाद आंसर देख लीजिए। इंडियन शुड नेवर फाइट विद वन अनदर। ठीक है, वन अनदर आएगा, क्यों ईच अदर क्यों नहीं आएगा? ईच अदर आता है फॉर टू, दो लोगों के लिए ईच अदर आता है, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। जैसे मैं कहूं इंडिया एंड चाइना should cooperate with each other, कि इंडिया को और चाइना को कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, दो हैं तो ईच अदर। लेकिन अगर मैं इसमें कंट्रीज बढ़ा दूं और मैं कहूं इंडिया, रशिया एंड चाइना, दो से ज्यादा कर दी, अब मुझे कहना पड़ेगा शुड कोऑपरेट
विद वन अनदर। ठीक है, तो दो से ज्यादा के लिए वन अनदर और दो के लिए ईच अदर। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा, दिमाग लगा के। 10 सेकेंड्स। डैश ऑफ हिज फोर सन्स, याद रखिए आइदर और नाइदर का इस्तेमाल सिर्फ टू के लिए होता है और नन का इस्तेमाल होता है मोर देन टू के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता आइदर ऑफ हिज सन्स हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब हो जाएगा दोनों में से एक लड़के ने। मैं मेंशन करूं या ना करूं, क्योंकि मैंने आइदर का इस्तेमाल कर लिया, समझे। मैं चाहूं तो यहां पे लिख भी सकता हूं टू, और अगर नहीं भी लिखूंगा तभी भी मतलब यही है। ठीक है, दोनों में से एक लड़के ने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी बेच दी, ये मतलब है। इसलिए देखो ये भी सिंगुलर आया, ये भी सिंगुलर आया, सब सिंगुलर रहता है। ठीक है, अगर मैं यही सेंटेंस नाइदर से बनाता तो ये नेगेटिव हो जाता। नाइदर ऑफ हिज सन्स हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, दोनों में से किसी ने इसकी प्रॉपर्टी नहीं बेची है। ये बात मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ाई है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सो नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और ये दो की बात कर रहा है। मैं मेंशन करूं या ना करूं इसका मतलब दो ही है। कह रहा है दोनों में से किसी लड़के ने, दोनों में से किसी लड़के ने, दोनों में से किसी भी लड़के ने इसकी प्रॉपर्टी नहीं बेची है, ये मतलब है इसका। नेगेटिव सेंटेंस है, ये वाला पॉजिटिव है। लेकिन ये दोनों का इस्तेमाल होगा टू के लिए, इन दोनों का इस्तेमाल किसके लिए होगा, टू के लिए। नाइदर नॉर आइदर और मतलब टू, हमेशा याद रखो। लेकिन यहां पे कमबख्त कह रहा है चार, तो चार के लिए या तो नन आएगा या एनी वन आएगा। एनी वन को हम इस तरीके से यूज नहीं करते, एनी वन ऑफ हिज सन्स, है ना, एनी ऑफ हिज सन्स या तो हम कहते, तो नन ज्यादा बढ़िया है, आंसर हो जाएगा सी। नन का मतलब है चारों में से किसी भी लड़के ने उसकी प्रॉपर्टी नहीं बेची है, उसकी डेथ के बाद किसी ने भी नहीं बेची है, नेगेटिव के लिए यूज होता है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, पिकनिक, तो द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, तो आर दे, क्योंकि यहाँ पे बॉयज है और बॉयज प्लूरल है। तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, अभी ये इसको परेशान नहीं होना अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है आपसे, क्योंकि मैं आपको ये सब क्वेश्चन टैग में भी पढ़ाऊंगा। ये तो बस क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए, आपको थोड़ा परेशान करने के लिए, आपको बताने के लिए कि अभी काफी बाकी है। आर दे, क्योंकि बॉयज की बात हो रही है। द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, क्या बॉयज पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं क्या, तो क्वेश्चन टैग है, आर दे होगा। आर हिम नहीं हो सकता, देम नहीं हो सकता, आर ही तो वैसे भी नहीं हो सकता। सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, क्योंकि भाई अगर ये वर्ब है तो सब्जेक्टिव के साथ ही लगेगी, ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं लगेगी। वर्ब है तो सब्जेक्टिव के साथ लगेगी, ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं लगेगी। वर्ब है तो सब्जेक्टिव के साथ लगेगी, सब्जेक्टिव है लेकिन ही है, ही के साथ आर आता नहीं है। तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और बिना इसे जाने भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, समझे। तो मैंने इसे क्वेश्चन टैग से समझा दिया, पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये आपके प्रोनाउन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिन्होंने प्रोनाउंस ढंग से पढ़े हैं। ऑफ द टू सिस्टर्स डैश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो दोनों में से किसी एक की बात कर रहा है ना ये, तो ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे आप विच भी सोच सकते थे, क्योंकि सिलेक्शन के केस में विच का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा विच ऑफ यू, विच ऑफ यू हैज डन दिस, ठीक है। तो या फिर
ये कह रहा है द बॉयज विच वर सेलेक्टेड, वो लड़के जिनको सेलेक्ट किया गया था, अमंग द प्लेयर्स कैन कम फॉरवर्ड, वो आगे आ सकते हैं। तो जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन के केस में आप विच का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, विच ऑफ यू, अच्छा यू के लिए आया ना, तो ये हैव होगा, विच वन ऑफ यू हैव डन दिस। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, द बॉयज विच वर सेलेक्टेड, तो आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे वैसे आपको पता है इसको नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, पर सिलेक्शन के केस में आप इसका इस्तेमाल लिविंग के साथ भी कर सकते हैं ना। सिलेक्शन के केस में विच का इस्तेमाल आप लिविंग के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप किसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आप हु का इस्तेमाल करते हैं, तब आप विच का इस्तेमाल नहीं करते। सिलेक्शन की बात हो रही होती, बहुत चीजों में से, बहुत लोगों में से किसी एक का सिलेक्शन हो रहा होता, आप विच कर लेते। लेकिन किसी की अगर क्वालिटी की बात हो रही है तो आप हु का इस्तेमाल करेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नन ऑफ योर फ्रेंड्स, सही है, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक सर, डू दे। कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नन ऑफ योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लूरल, ये सिंगुलर, ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ाया है। ठीक है, और बाकी प्लूरल क्वेश्चन टैग आया है, आंसर हो जाएगा डी। दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस, तो दीज, अब देखो जब दीज प्लूरल है तो काइंड्स भी प्लूरल करो, या तो इसे ऐसे लिखो, दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस थीम, या तो ये तरीका कर लो, सारा प्लूरल कर दिया, या फिर कर लो दिस काइंड ऑफ ड्रेस थीम्स, दोनों तरीके सही हैं, है ना। तो या तो सब सिंगुलर रखो, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, या फिर भैया सारा प्लूरल रखो। इसे कहते हैं पैरेललिज्म, ऐसा नहीं है कुछ भी प्लूरल डाल दोगे कुछ भी सिंगुलर डाल दोगे, ये इस तरीके से होगा ना। तो यहाँ पे इसने दीज प्लूरल कर दिया, काइंड सिंगुलर कर दिया, ड्रेसेस प्लूरल कर दिया, सीम्स सिंगुलर कर दिया, तो बिल्कुल ही बेकार स्ट्रक्चर था। तो आप करेंगे दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस सीम, ये भी कर सकते हैं और ये भी, दिस काइंड ऑफ ड्रेस सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक नया कॉन्सेप्ट, पहले आंसर लगाइए। याद रखिए जब आप बात करेंगे द सेम, दी ओनली, द सेम, दी ओनली, नथिंग, नन, लिटिल, फ्यू, ठीक है, ऐसे किसी भी तरीके वर्ड की, या फिर सुपरलेटिव डिग्री, या फिर आप बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की, तो इन सब के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इन सब के साथ आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही इन सब के साथ आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। ये मत सोचना नॉन लिविंग है, ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या बता रहा हूं, एक्सेप्शन बता रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखो, जब भी द सेम, दी ओनली, नथिंग, नन, लिटिल, फ्यू, ऐसा कुछ आ जाए, दैट, जैसे आई एम सॉरी गाइस,
हाँ, दिस इज, देखो द सेम का तो एग्जाम्पल ऊपर है। दिस इज द ओनली मैन दैट आई ट्रस्ट। ये सिर्फ वो एकमात्र आदमी है जिसमें मैं भरोसा करता हूँ। तो आपने दी ओनली के साथ मैन लगाया, दैट लगा के काम हो गया। अगला सेंटेंस कीजिए, देखिए। तो द सेम हो गया ना, दी ओनली हो गया। एक लिटिल से भी लिख लेते हैं। कह रहा है प्रकृति में जो भी कुछ हम देखते हैं उसमें से ना के बराबर हमारा है। तो कह रहा है लिटिल दैट वी सी, ना के बराबर जो भी हम देखते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा क्योंकि लिटिल आ गया। ऐसे जो भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं भाई? जैसे आप कहते हैं बेस्ट, मोस्ट, फास्टेस्ट, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जिस दिन आप मेरे साथ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। हर एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स। और इन तीनों के साथ मतलब सॉरी सुपरलेटिव्स के साथ आप हमेशा दैट का इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के केस में। जैसे आपने कहा शी इज द बेस्ट सिंगर whom we like द मोस्ट। तो ये whom नहीं होगा, ये दैट हो जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव आ गया। या फिर शामी is the best bowler that have played for India। तो क्योंकि आपने बेस्ट बोल दिया, यहाँ पे आपने बेस्ट बोल दिया, क्योंकि आपने बेस्ट बोल दिया इसलिए आपको दैट कहना पड़ा। तो सुपरलेटिव के केस में भी आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा द सेम, दी ओनली, नथिंग, नन, इन सब के केस में दैट। तो यहाँ पे भी आप क्या यूज करेंगे? दैट। शी इज द सेम पर्सन दैट वॉज प्रेजेंट एट द वेटिंग पार्टी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो ये तो मैंने बताया था कि दैट कहाँ पे यूज होगा और विच कहाँ पे यूज होगा, पर ये थोड़ी कहा तो दैट और विच साथ में लगा देना। तो वॉट एवर वर्क, दैट और विच साथ में नहीं आएगा। विच यू अंडरटेक, पुट योर बेस्ट एफर्ट इन इट। तो विच का इस्तेमाल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा ए। दैट और विच साथ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? सारस्वत इज अ रिवर हुज ओरिजिन, ना विच ओरिजिन, ना दी ओरिजिन ऑफ विच, ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये नॉन लिविंग है। इसके लिए एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मैंने कहा द हाउस whose रूम्स वर स्पेशियस। क्या मतलब है? मतलब हुआ वो घर जिसके कमरे बड़े बड़े थे, स्पेशियस थे, स्पेस वाले थे। तो भाई ये हुज का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि घर इंसान नहीं है। द हाउस, द रूम्स ऑफ विच, द रूम्स ऑफ विच, है ना। तो हुस रूम्स को काट के आप क्या कर देंगे? द हाउस, द रूम्स ऑफ विच, वो घर जिसके कमरे बड़े बड़े, या हाउ द हाउस रूम्स ऑफ विच भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पे करेंगे ओरिजिन ऑफ विच, ये बात याद रखिए। विच ऑफ विच करके आप यूज कर सकते हैं, पर आप हुज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं क्या बता रहा हूँ कि हुज का इस्तेमाल लिविंग के लिए होगा। कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया जाता, जैसे अब मतलब लोग इसका गलत यूज कर लेते हैं। जैसे आपने अपनी क्लास में भी कभी सुना होगा मैथ्स के टीचर्स वगैरह को बोलते हुए, या वो अक्सर आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा होता था, ये लिखा होता था द ट्रायंगल
whose three sides are equal is known as इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद आ रहा है? ऐसे लिखा हो, द ट्रायंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल। तो जब ये मैंने पहली बार पढ़ी चीज, मैंने कहा यार हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स की बुक में देखा लिखा भी था। तो खैर कोई बात नहीं है, हो जाता है, गलती हो जाती है, बट एकेडमिक्स में ऐसा नहीं होता। जब आपके इंग्लिश के एग्जाम में आएगा आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। द ट्रायंगल द थ्री साइड्स ऑफ विच, ऐसे करेंगे आप इसे। द ट्राइंगल द थ्री साइड्स ऑफ विच आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटर। बट लिखा होता है, अब अंडरस्टूड है, लैंग्वेज है, लोगों को समझ आ जाता है, सही तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है। बस इतना देख लीजिए कि दिए हुए क्वेश्चन में सब्जेक्टिव की बात हो रही है या फिर ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। बोथ डैश आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू मोटर बाइक। तो बोथ, अब देखो ये वर्ब लगी है, वर्ब मतलब सब्जेक्टिव की बात हो रही है, तो मी वाला काटो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मी और हिम दोनों कट जाएंगे। सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं चाहिए। अब तुम्हें याद होगा कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था 2-3-1 और 1-2-3 वाला रूल। नेगेटिव आइडिया है तो 1-2-3, पॉजिटिव आइडिया है तो 2-3-1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो 3-1 रहेगा या 1-3 रहेगा। बात आ रही है नई मोटर बाइक लेके आने की, पॉजिटिव आइडिया है, तो पॉजिटिव आइडिया में 3-1 रहेगा। सी इज द करेक्ट आंसर, समझे? 3-1 रहेगा, 3-1। थर्ड, ही एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब याद रखो जहीं जहां भी तुम्हें दिख जाए लेट या फिर मेक या फिर गेट, बताया था, इनके बाद यूज करोगे क्या? ऑब्जेक्टिव केस एंड नॉट सब्जेक्टिव। इसके बाद सब्जेक्टिव नहीं आता, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, बताया भी था, लेट देम गो, लेट देम प्ले। सो लेट रोहित एंड हर, तो रोहित तो नेम है, नाउन है, चल गया, पर प्रोनाउन नहीं चलेगा ना, हर लिखना पड़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, लेट रोहित एंड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऐसे ही इसने दैट यूज कर लिया, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे ही थोड़ी यूज करेंगे, ये तो तब यूज करेंगे जब द सेम, दी ओनली, द ऐसा कुछ होगा, तभी तो पर्सन के साथ यूज करेंगे। ये कहीं भी कर रहा है तो गलत हो गया ना। सो दैट दे नहीं, दोज हु हैंकर आफ्टर फेम, वो लोग जो फेम के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, वो अक्सर डिसअपॉइंट हो जाते हैं जिंदगी में। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉय, लास्ट समर ही गया है ना, ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड हिमसेल्फ, तो ही तो हिमसेल्फ को एंजॉय करेगा। और तो कुछ है नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये तो, लास्ट क्लास से था, आसानी से कर दिया होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है एज सून एज ही सॉ हिज मदर, जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, ही रैन टू हर, वो उसके पास भाग के पहुंचा, एंड एम्ब्रेस्ड हर, और उसे गले लगा लिया। एम्ब्रेस्ड हर, उसे गले लगा लिया ना, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बात याद रखना, पहले ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या हुई थी इस क्वेश्चन में, इसने कहा एज सुन एज ही सॉ हर मदर, जैसे उसने उसने माँ को देखा, ही रैन टू हर, वो उसके पास भाग के गया, एंड एम्ब्रेस्ड, और गले लगा लिया। अब ये तो बताया नहीं किसे लगा लिया, है ना, तो ये भी तो बताना पड़ेगा किसे लगा लिया। ही रैन टू हर एंड एम्ब्रेस्ड हर, और उसको गले लगा लिया, तो एम्ब्रेस्ड के बाद आपको हर ऐड करना पड़ेगा, ये पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन में आप याद रखिए, कभी भी अगर आपको कोई आईएनजी फॉर्म दिख रही है वर्ब की, ठीक है, जो क्या होती है, जिरंड होती है, 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया था मैंने आपको। आईएनजी फॉर्म दिख रही है कभी भी वर्ब की, तो उससे पहले अगर कभी कोई प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन कौन सा होगा? पजेसिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, समझे?
इसका लॉजिक भी बताया हूँ, तुम लोग कभी कभी पूछते हो ना। तो देखो जहाँ पे आसान होता है, छोटा होता है, जानना जरूरी नहीं भी है, तभी भी मैं बता देता हूँ। जहाँ पे लॉन्ग होता है और मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो तुम बचपन से 55 तक अंग्रेजी पढ़ते हुए आ रहे हो, आज तक नहीं आई ना, दिक्कत होती है इसमें, डिफिकल्ट लैंग्वेज है। तो मैंने एक ऐसा करिकुलम सेट करा है जिससे तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो जाए और तुम्हारी इंग्लिश भी आ जाए, लेकिन उसमें महारत हासिल हो जाए। अगर ऐसे होता तो फिर तो सब कुछ नहीं हो सकता था। तो समझने मतलब भारत का मतलब है ग्रामर की सटल न्यूएंसेस भी तुम समझ जाओ तो बहुत टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, मैंने तुम्हें बताया था जिरंड नाउन जैसा होता है, एक्टिविटी बताता है। 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया था अगर याद हो तो। जिरंड नाउन जैसा होता है, एक्टिविटी बताता है, आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना धोना करना कराना, सारे जिरंड होते हैं अगर याद हो तो। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा आईएनजी फॉर्म, जिरंड हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब आती है बात प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव की। तो नाउन से पहले, क्योंकि ये नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आएगा, बस ऐसे ही से याद रख सकते हो ना। ये नाउन होता है इसलिए इससे पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो कभी भी अगर तुम्हें आईएनजी फॉर्म देखी है, जैसे माई मदर लाइक्स हर कुकिंग फूड, क्या मतलब हुआ, मेरी माँ को पसंद है उसका खाना पकाना। तो ये बिल्कुल सही है, हर कुकिंग फूड। उसका मतलब ये नहीं है कि माई मदर्स लाइक हर, कि वो उसको पसंद करती थी, उसको पसंद नहीं करती, उसका खाना पसंद या पकाना पसंद करती हैं। या फिर माई फादर डजन वॉन्ट हिम, ठीक है। तो माई फादर डजन वॉन्ट हिम कमिंग माई होम, तो ये हिम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हिज। मेरे फादर को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये क्या हुआ, हिज कमिंग, उसका आना। माई फादर डजन लाइक हिज कमिंग, उसका आना, ना कि उसको, उसको पसंद से मतलब नहीं है, उसका आना। ऐसी उसका पकाना, ऐसी मेरा होना, बीइंग मतलब होना, पढ़ाया था ना 8 यूनिवर्सल रूल में। 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया था, बी का मतलब होना, बीइंग। ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर, मेरे न्यू कमर होने के नाते, आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस, मुझे हाउस नहीं मिल रहा था एक सुटेबल। अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार देख लेना, 15 क्वेश्चंस कराए थे, एटलीस्ट आपके 12 सही होने चाहिए, सब लगभग पुराना ही था। कुछ कुछ नई चीजें पढ़ाई हैं मैंने आज। टर्न आउट क्रैप्स का क्या मतलब होता है, क्रैप्स तो जानते ही होंगे। देखो भाई, क्रैप्स का मतलब होता है वो केकड़े, और क्रैप्स खाने में बहुत बढ़िया नहीं माने जाते, सी फूड में भी। तो एंड इन फेलियर ऐसे याद रखोगे कि एवरी आई वॉज ट्राइंग एवरीथिंग टू अपीज हर बट ऑल टर्न्ड इन क्रैप, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था उसे मनाने की पर सब बर्बाद हो गया, ये मतलब है टर्न इन क्रैप। डेविल्स एडवोकेट, ये अच्छा आदमी तो नहीं होगा। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपके खिलाफ खड़ा हो, मतलब उस चीज के खिलाफ खड़ा हो बेसिकली जिसमें सब लोग मान रहे हैं। कोई ऐसा आदमी जो, जैसे डेविल्स एडवोकेट का मतलब है, जैसे तुमने मूवी देखी होगी बैटमैन, तो बैटमैन में जो जोकर था वो डेविल्स एडवोकेट था। ठीक है, या कोई ऐसा आदमी जो कह रहा है भाई मैं, हाँ थैनोस, थैनोस डेविल्स एडवोकेट था, वो कह रहा है दुनिया खत्म करो, कांड बहुत हो गया है दुनिया में, समझ रहे हो, और ये सब बर्बाद होना चाहिए। तो ये कौन था, डेविल्स एडवोकेट। तो होल्डिंग, अब इसमें अगर तुम देखोगे एन एडवोकेट ऑफ डेविल, लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता, याद रखो कभी भी ऑप्शन में अगर लिटरल एक्चुअल मीनिंग दे रखा है तो वो नहीं होगा। एन एडवोकेट लाइक अ डेविल, ये भी नहीं होगा। डिस्कशन ऑफ एन एडवोकेट, ये भी नहीं होगा। होल्डिंग एन ओपिनियन अगेंस्ट रिलीजन, तो रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादातर लोग मानते हैं। अब कोई आदमी है वो हमेशा उल्टा उल्टा बोलता है रिलीजन को, तो आप उसे डेविल्स एडवोकेट बोल सकते हैं रिलीजन के संदर्भ में। बिटवीन द डेविल एंड द सी, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो सी के साथ भी आ जाता है, बिटवीन द डीप सी भी आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, आसमान से टपके खजूर में अटके, ठीक है, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, मतलब बहुत ही बुरे हालात में, इन अ फिक्स,
इन अ वर्स्ट सिचुएशन नहीं, वर्स्ट का मतलब तो कुछ होगा ही नहीं, या तो बोलोगे इन द वर्स्ट सिचुएशन, ये ऑप्शन ही गलत है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, अगर किसी बच्चे ने ये लगाया है। तो इन अ वर्स्ट कुछ नहीं होता है, इन द वर्स्ट होता तो भी सोच सकते थे। तो इन अ फिक्स और ये दोनों सेम है, जिनका मतलब होता है इन ग्रेट डिफिकल्टी या ट्रबल। ठीक है बच्चा। डांस अटेंडेंस ऑन, तुमने सुना होगा हिंदी में कहते हैं अरे ये तो इसकी धुन पे नाचता है, अरे मुझे पता है तू अपने बॉस की धुन पे नाचता है। बस तो ये वही है, मैं मीन्स टू फ्लैटर, चापलूसी करना। जी बॉस, ओके बॉस, जैसे आप कहेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, जी जी मम्मी जी, ओके मम्मी जी बीबी जी। तो ये वही है, डांस अटेंडेंस ऑन टू फ्लैटर, किसी की बहुत चापलूसी करना। गो आ बैगिंग, क्या मतलब हुआ? गो आ बैगिंग का मतलब है कोई ऐसी चीज जो रखी है, जिसपे सेल भी लगा दिया, डिस्काउंट भी लगा दिया, बिक ही नहीं रही है यार। नहीं समझे? मान लो कि तुमने सोचा कि मैं अपनी कार बेच दूं, तुमने अपनी कार को OLX पे डाला, कोई नहीं खरीद रहा है। तुम्हें लगा यार मैंने पैसे ज़्यादा डाल दिए, तुमने पैसे कम कर दिए, अभी भी नहीं खरीद रहा है। तुमने अपने फेक फ्रेंड से कह दिया भाई जो तुझे समझ में आया ना ले जा, ले जा, मैं इसको अपनी जगह खड़ा भी नहीं करना चाहता। तो तुम्हारे दोस्त ने कहा देख ठीक है मैं बताता हूँ तुझे, सोच के ऐसी चीज हो जाती है। गो अ बैगिंग मतलब टू रिमेन अनयूज्ड, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो, जैसे आप कह सकते हो आई वॉन्टेड टू सेल माई ओल्ड बाइसिकल, हाउ एवर इट वेंट अ बेगिंग। ठीक है कि भाई मैंने मन्नतें कर ली लोगों से, कोई ले नहीं रहा इसे, तो जो चीज़ बिकती नहीं है और अनयूज होती है, पड़ी हुई होती है, तो उसे आप गोवा बैगिंग कह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि एक रिकॉर्डेड सेशन था, जिसमें आपने क्या पढ़ा? प्रोनाउंस पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जिसमें आज आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स पढ़े। अब आपका होमवर्क, होमवर्क है मेरे बच्चे डीपीपी। डीपीपी जरूर लगानी है, अगर आपने डीपीपी लगा ली ना, समझ जाइए मजा आ जाएगा आपको, आपका प्रोनाउन एकदम तैयार हो जाएगा अगर आपने डीपीपी लगा ली। तो डीपीपी जरूर लगाइए, इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है कि आप अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे होंगे। अगर शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, मज़ेदार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस शेड्यूल को अच्छे से पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत अंग्रेजी में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। शेड्यूल आपसे छूटा, जितने दिन छूटेगा उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी, बस ऐसे समझ लो। तो भाई वी आर नॉट गोइंग टू लेट देम, देम लेट के बाद एक्यूजेटिव होता है, देम हो जाएगा। अब देखो जो डीडीपीपी लगाया होगा उसने रोहित, लेट रोहित एंड हर वाला क्वेश्चन भी ठीक किया होगा, है ना? तो डीपीपी लगा के आओगे फायदा होगा। वन शुड नेवर क्रिटिसाइज इफ वन इज नॉट श्योर ऑफ वंस फैक्ट्स, मैंने बताया था वन के साथ वंस ही आता है, ये आज ही पढ़ाया मैंने आपको, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, डीपीपी में भी हो गया, तीन तीन बार एक चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, देख रहे हैं ना? इसलिए मैं कहता हूँ डाउट रहेगा नहीं, अगर थोड़ा बहुत आया भी है बस तुम चलते जाओ मेरे साथ, एक इतनी बार एक चीज हो जाएगी कि तुम्हें आ ही जाएगी। आई एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा, आई एंड माई फ्रेंड्स थोड़ी बोलोगे, माई फ्रेंड्स एंड आई। क्यों? 3 2 1, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3 और ये हो गया 1, 2 है ही नहीं इसमें, ए इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा। पॉजिटिव आइडिया है, सिनेमा जा रहे हो, ही एंड यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर फॉर ही एंड यू मस्ट अपोलोजाइज। तो यहाँ पे नेगेटिव आइडिया है तो होता है 1 2 3, तो 2 3 होना चाहिए, तो ये होना चाहिए यू एंड ही, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? क्योंकि पॉजिटिव आइडिया है, नो सॉरी नेगेटिव आइडिया है।
राजू एंड माई सेल्फ, तो माई सेल्फ सब्जेक्टिव थोड़ी होता है, इसलिए बहुत सारे लोग जब कहते हैं माई सेल्फ कह के अपना नाम बता देते हैं, माई सेल्फ दानिश, ये गलत है, या माई सेल्फ इज दानिश, ये गलत है, ये गलत है। तो इट शुड बी माई राजू एंड आई, ए इज द करेक्ट आंसर। It took him a while to adapt to. It took him a while to adapt to. It took him a while to adapt himself. Adapt के साथ एक्यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था आपको, ठीक है, रिफ्लेक्सिव बताया था, अडेप्ट के साथ, एक्सर्ट के साथ, अप्लाई के साथ। इन दी ऑनर ऑफ पीयूष यू एंड आई, तो ये हो जाएगा 3-2-1। अच्छा जी, अ ग्रैंड पार्टी विल बी थ्रोन, तो ये गलत हो जाएगा ना, पॉजिटिव आइडिया है तो 2-3-1 होता है, तो ये हो जाएगा यू पीयूष एंड आई, 2-3-1। इट इज मी नहीं होता भैया, पढ़ाया था सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कराया था प्रोनाउन की क्लास में। इट इज आई हु हैव, देखो हैव लगा है ना, आई के लिए लगा है, सब्जेक्टिव केस है। द लैंडलॉर्ड्स इन द पास्ट सोल्ड द हाउसेज इन द लैंड ऑफ द पुअर फार्मर्स विदाउट देयर कंसेंट, तो देयर क्यों हुआ, मीनिंग समझोगे समझ आएगा। द लैंडलॉर्ड्स इन द पास्ट सोल्ड द हाउसेज एंड द लैंडलॉर्ड किसके थे, पुअर फार्मर्स के, बिना उनकी कंसेंट के, तो उनकी के लिए क्या लिखोगे, देयर लिखोगे या आर लिखोगे, देयर लिखोगे, आंसर हो जाएगा सी। Everybody in the colony wants to actively participate and contribute towards his, क्योंकि everybody है, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया था, लास्ट क्लास में भी। We have heard of preposition है, लास्ट क्लास में बताया था जब भी preposition आ जाए तो preposition के बाद हमेशा क्या लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस तो लग सकता है, पजेसिव लग सकता है, सब्जेक्टिव नहीं लग सकता है ना, तो ऑफ हर, ए इज द करेक्ट आंसर। योर इज द वर्स्ट केस, योर के बाद या तो बताओगे ना योर क्या, पढ़ाया था ना योर क्या, तो इट शुड बी योर्स, ए इज द करेक्ट आंसर, योर्स ना, पजेसिव प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव नहीं, पी पी पजेसिव प्रोनाउन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट हिज असाइनमेंट, क्योंकि ईच है तो उसके साथ सिंगुलर सी, हिज का इस्तेमाल होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज डिड हिज होमवर्क, ये तो आज ही किया आपने, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द के साथ सिंगुलर का इस्तेमाल करना। एवरीवन शुड ब्रिंग हिज ओन लंच, है ना, एवरीवन के साथ सिंगुलर यूज होगा। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं। एलाइटिस्ट कौन होता है, एलाइटिस्ट का मतलब होता है एकदम जो समाज में रसूख रखते हो लोग, उनको बोलते हैं, तो उसका उल्टा बताना है, एगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब कॉमनर्स, बी इज द करेक्ट आंसर। स्नॉबिश स्नूटी जो होते हैं ये थोड़े से आप ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, एलाइटिस्ट और एरिस्टोक्रेटिक। एगैलिटेरियन का मतलब होता है फार्मर वाले या कॉमनर्स जो होते हैं वो कॉमनर्स, तो इसलिए ये आम जनता बेसिकली। स्नूटी और स्नॉबिश होता है तुम्हारा प्राउड, घमंडी। एक्सुबरेंट का मतलब होता है जॉली, हैप्पी, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमें बताना है उल्टा, तो लो स्पिरिटेड, डी इज द करेक्ट आंसर। प्लियोथोरा का मतलब होता है एबंडेंस, सनी आपको पता ही है भाई, सूरज जहां निकलता हो। क्लीमेंसी का मतलब होता है मर्सी, है ना, तो बिनाइनिटी ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, काइंडनेस, काइंडनेस, उसका उल्टा हो जाएगा बारबैरिटी, बर्बरता, डी इज द करेक्ट आंसर। जुल्म, बर्बरता, है ना, सेवेज, बारबैरिटी, वाइल्डनेस ना, मर्सी का ये हो जाएगा। प्लिएबल का मतलब होता है जिसे आसानी से आप मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल, सुन सकता हो, फ्लेक्सिबल। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है इंसल्ट। अगला क्वेश्चन आ गया, श्रिल, श्रिल का मतलब होता है कानों को चुभता हुआ, है ना, तो स्क्रीच भी वही होता है, स्क्रीच और श्रिल सिनोनिम हो गया, कानों को चुभता हुआ, किसी चीज की आवाज। डुलसेट का मतलब होता है मेलोडियस, डलसेट मतलब सुनने में बड़ा सुंदर है। एक्यूट होता है शार्प, तो ये सारे के सारे सिनोनिम होते हैं, एक्यूट, स्क्रीच, स्ट्राइडेंट, ये सारे के सारे सिनोनिम है। तो डलसेट का मतलब होता है मेलोडियस।
तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी, मेलोडियस। ये कानों में चुभने वाला और मेलोडियस सुरीला। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब क्या होता है? वर्चुअस का मतलब होता है गुड, जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हो, तो उल्टा हो जाएगा निफारियस, डी, है ना। तो आंसर इज डी। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, है ना, ब्राइट या प्रैक्टिकल। एथिकल का मतलब होता है जिसके अंदर एथिक्स हो, हैविंग एथिक्स, मॉरल्स। तमीज हो जिसके अंदर एथिक्स हो। और फैक्टिशियस मतलब समथिंग विच इज लैकिंग फैक्ट इज फैक्टिशियस। तो भाई ये थी हमारी डीपीपी और आज की क्लास। तो ये एक रिकॉर्डेड सेशन था, देखें हमें कितनी देर लगी। ओ माय गॉड, इसे भी रिकॉर्ड करने में मुझे लगभग 1.25 घंटा लग गया, और 1.5 घंटे की तो पूरी ही क्लास होती है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा आज मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। तो इसको आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।